प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिसिद्ध कवि या रीतिसिद्ध काव्यधारा व रीतिमुक्त काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों व रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। अब दूसरे जैसे रीतिकाल की जो 3 प्रमुख काव्यधाराएं हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। पिछले वीडियो में हमने रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में पढ़ा। आज हम रीतिसिद्ध व रीतिमुक्त कवियों के बारे में पढ़ेंगे। अब आती है नंबर 1 पर रीतिसिद्ध कवि या रीतिसिद्ध काव्यधारा, दोनों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। रीतिसिद्ध कवि ये वे कवि हैं जिन्होंने रीति की बंधी हुई परिपाटी का सीधे सीधे अनुसरण तो नहीं किया, लेकिन यहाँ रीति स्वयं सिद्ध हो गई, अतः ये सिद्ध कवि कहलाए। यानी जो रीतिबद्ध कवि थे उन्होंने तो क्या किया कि पहले तो उन्होंने लक्षण दिए और उन लक्षणों को पुष्ट करने के लिए स्वयं निर्मित उदाहरण दिए थे। अब जो ये रीतिसिद्ध कवि है, इन्होंने लक्षण तो नहीं दिए, लेकिन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए रचना की। वहाँ तो क्या होता था, पहले लक्षण दिए जाते थे, जैसे गणित में सूत्र होते हैं, और उस सूत्र के अनुसार से ही सवाल को हल किया जाता है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा में भी इसी तरह से होता था कि पहले सूत्र या लक्षण और उसी के अनुसार, जैसे छंद होते हैं ना, तो वो छंद में पहले उसका लक्षण और फिर उसका उदाहरण, तो वो होती है रीतिबद्ध रचना। और इनको जो करने वाले कवि थे वो रीतिबद्ध कहलाए। लेकिन रीतिसिद्ध काव्यधारा में क्या हुआ कि ये कवि वे हैं जिन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण नहीं किया, लेकिन रीति स्वयं आकर इनके काव्य में सिद्ध हो गई। यानी इन्होंने लक्षणों के अनुसार तो लक्षण के अनुसार तो नहीं, लक्षण देकर फिर उसके उदाहरण स्वरूप तो रचनाएं नहीं की, लेकिन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की, इसलिए रीतिसिद्ध कहलाए। इन कवियों ने भले ही रीति की परिपाटी का प्रत्यक्ष अनुसरण नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में रीति के प्रति आस्था जरूर थी, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रीति यहाँ विराजमान हो गई, इस तरह से भी कह सकते हैं। इनके प्रमुख जो कवि हैं उनमें सबसे प्रमुख तो है कवि बिहारी। सिर्फ एकमात्र रचना के बल पर हिंदी साहित्य में अपना सिंहासन इतने उच्च आसन पर विराजमान करने वाले कवि बिहारी की, जिनकी सिर्फ एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और उसी के बल पर वो आज भी रीतिसिद्ध परंपरा के तो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और कवि बिहारी में नीति, श्रृंगार और भक्ति तीनों की एक श्रेष्ठ त्रिवेणी है। और दूसरे हैं इसमें सेनापति जी, जिन्होंने रीति काल में और प्रकृति का बड़ा सुंदर श्रृंगारिक चित्रण किया। तीसरे पर है वृंद, नेवाज, पजनेस और रसनिधि। इस तरह से ये रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अब आगे आती है रीति मुक्त, रीति से बिल्कुल मुक्त, रीति मुक्त कवि व रीति मुक्त काव्यधारा। रीति के शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर जिन कवियों ने स्वच्छंद रूप से कविता लिखी, उन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। और रीति मुक्त काव्यधारा को इस तरह से समझ सकते हैं कि रीति के शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर जिन कवियों ने स्वच्छंद रूप से कविता लिखी या स्वच्छंद रूप से जिस धारा को अपनाया, उस धारा को रीति मुक्त काव्यधारा कहते हैं। इसके प्रमुख जो कवि हैं उनमें है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। इनमें भी घनानंद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घनानंद के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि रीति काल के और कवि तो किराए के आंसुओं पर रोते, लेकिन एकमात्र ऐसा कवि जो अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, जो अपने लिए रोता है। अब आगे हम इसके छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि किसको माना गया, पद्माकर जी को। रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि किसको माना गया, पद्माकर। रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि किसको माना, जैसे पद्माकर जी जो हैं वो रीतिबद्ध धारा में और प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं। और रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि किसको माना गया, बिहारी को।
और रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद जी को माना गया। रीतिकाल की प्रधान मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कवि बिहारी को रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। पूरी रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि भी बिहारी को कहा गया है। और रीतिकाल में वीर रस के संदर्भ में भूषण को प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। यानी रीतिकाल की अगर प्रधान मनोवृत्तियों को ध्यान में रखें तो कवि बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। और वीर रस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भूषण को इसका प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। इसी के साथ हम रीतिकालीन काव्य धारा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जो रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएं हैं उनका तीनों का ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें रीतिकाल की तीनों धाराओं का अर्थ और उनका अंतर हमें समझ में आएगा, जो कि हमारे लिए परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके कवि आचार्य कवि कहलाते थे, क्योंकि वो पहले लक्षण देते थे और फिर उनके उदाहरण देते थे। और जो रीति सिद्ध काव्य धारा थी उनके जो कवि थे वो काव्य कवि कहलाते थे। और रीति मुक्त के स्वच्छंद कवि, क्योंकि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि वो थे जो स्वांत सुखाए, 2 तरह से रचनाएं होती हैं, एक परांत सुखाए और एक स्वांत सुखाए। जो दूसरों को खुश करने के लिए जो रचना लिखी जाती है उसको परांत सुखाए कहते हैं। और जो स्वयं को, अपनी आत्मा को खुश करने के लिए जो कविता लिखी जाती है, जो काव्य लिखा जाता है, वो स्वांत सुखाए। तो रीतिकाल के कवि स्वच्छंद कवि थे, वो अपने लिए कविताएं करते थे। नंबर 2 पर आता है मुख्यतः कला पक्ष और गौणतः भाव पक्ष। यानी रीतिबद्ध जो कवि थे उनमें कला पक्ष पर अधिक जोर दिया और भाव पक्ष उनका गौण रहा। और रीति सिद्ध में कला पक्ष और भाव पक्ष बराबर। कला पक्ष का अर्थ है छंद, अलंकार, रस, तो इन पर अधिक जोर दिया गया। और रीति मुक्त में क्या हुआ, मुख्यतः कला पक्ष और गौणतः नहीं, इसमें रीति मुक्त में मुख्यतः भाव पक्ष और कला पक्ष गौण रहा। रीतिबद्ध ये आचार्य ज्यादा थे, कवि कम। नंबर 3 पर ये बताया गया है कि जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे वे आचार्य ज्यादा थे और कवि कम थे। और रीति सिद्ध के ये आचार्य और कवि दोनों बराबर बराबर थे। लेकिन रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि केवल कवि थे। और रीतिबद्ध में यहाँ स्थल पर यांत्रिकता एवं श्रम साध्यता की प्रचुरता मिलती है। यानी वो बहुत बोझिल से लगते हैं। जब सूत्र को रटो फिर उसके उदाहरण को समझो तो वो ऐसा लगता है बहुत श्रम साध्य काम। यानी रीतिबद्ध रचना की जो धारा की जो रचनाएं पढ़ते हैं तो वो बहुत श्रम साध्य लगती हैं। और रीति सिद्ध काव्य धारा की जो रचनाएं हैं वो स्वानुभूति की प्रवृत्ति इसमें मिलती है, स्व अनुभूति की प्रवृत्ति यहाँ मिलती है। और रीति मुक्त में यहाँ पर भाव अनुभूति मौलिकता का प्रबल वेग मिलता है। नंबर 4 पर है कि अनुकरण की प्रवृत्ति पर विशेष बल। कहाँ है, रीतिबद्ध काव्य धारा में अनुकरण यानी नकल की प्रवृत्ति पर विशेष बल दिया गया। अतः मौलिक उद्भावनाओं का प्राय अभाव मिलता है, जिसमें से देव और पद्माकर अपवाद है, यानी इनकी रचनाओं को श्रेष्ठ बताया गया है। और रीति सिद्ध कवियों में क्या होगा कि स्वाभाविकता की प्रवृत्ति मिलने के या व्यक्तिकता मौलिकता दोनों की सृष्टि, क्योंकि ये स्वाभाविक है, इन्होंने लक्षण नहीं दिए, लक्षणों के अनुसार रचनाएं की, तो यहाँ स्वानुभूति की प्रवृत्ति मिलती है। तो यहाँ व्यक्तिकता मौलिकता की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। और जो रीति मुक्त काव्य धारा है या भाव अनुभूति और मौलिकता का प्रबल वेग मिलता है। नंबर 5 पर है रीतिबद्ध जो कविता के मुहावरे आसक्ति मूलक, और रीति सिद्ध कविता के मुहावरे भी कैसे हैं, आसक्ति मूलक। और रीति मुक्त कविता के जो मुहावरे हैं वो कैसे हैं, पीड़ा मूलक। इन्होंने अपनी पीड़ा का चित्रण किया, क्योंकि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि तो अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए रचनाएं लिख रहे थे। वो पीड़ाओं का चित्रण जरूर कर रहे थे, लेकिन वो पीड़ा उनकी स्वयं की नहीं थी। वो पीड़ा कैसी थी, आसक्ति मूलक थी, वो उनके आश्रयदाताओं की पीड़ा थी, क्योंकि वो उनको पीड़ाओं का चित्रण सुना के उनको खुश करने के लिए वो रचना कर रहे थे, क्योंकि उनकी रचनाएं कैसी थी, प्रांत सुखाए। और
रीतिमुक्त कवियों की रचना स्वांत सुखाए थी। तो उनके मुहावरे भी कैसे थे? पीड़ामूलक। अब रीतिबद्ध कवियों में जो सौंदर्य के शारीरिक पक्ष पर बल दिया गया, इन्होंने नायिका के शारीरिक सौंदर्य के चित्रण पर बल दिया। इसी तरह से रीति सिद्ध कवियों ने भी नायिका के शारीरिक सौंदर्य के चित्रण पर ही बल दिया। लेकिन रीतिमुक्त काव्यधारा में सौंदर्य के आत्मिक पक्ष पर, सौंदर्य का चित्रण तो किया लेकिन उसके आत्मिक पक्ष पर, उसके आत्मा के पक्ष पर बल दिया है। अब आता है संयोग श्रृंगार पर बल। रीतिबद्ध काव्यधारा में संयोग श्रृंगार का चित्रण अधिक मिलता है, क्योंकि वो राजाओं को खुश करने के लिए वो रचनाएं, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए वो रचनाएं लिखी गई थी। तो वो रचनाएं ज़्यादातर राजाओं के भोग विलास का चित्रण करने के लिए लिखी गई, तो इसलिए वो संयोग श्रृंगार पर ही अधिक लिखी गई। इसी तरह से रीतिसिद्ध, क्योंकि रीतिसिद्ध काव्यधारा के जो प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी, जिनको एक दोहा लिखने पर भी एक मोहर मिलती थी, सोने का एक सिक्का मिलता था अपने राजा से, तो वो अपने राजाओं को खुश करने के लिए लिखते थे। बिहारी जी के लिए तो प्रसिद्ध है ना कि वो कि राजा जयसिंह को समझाने के लिए उनके राज्य में जैसे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो राजा जयसिंह को कोई समझा सके, लेकिन बिहारी ही हिम्मत करते थे कि उनको समझाने के लिए भी दोहे लिख सके। अब है रीतिमुक्त काव्यधारा में कैसा वियोग श्रृंगार पर चित्रण। रीतिमुक्त काव्यधारा में किस श्रृंगार रस का चित्रण होता है? वियोग श्रृंगार का, क्योंकि जितने भी जो ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, इन्होंने वियोग श्रृंगार का ही चित्रण किया है। धन्यवाद।